हेलो दोस्तों, आईएस फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम and ideal inductor of 10 millihenry are connected in series with the DC source of 20 वोल्ट फाइंड करंट। ये बोल रहा है कि एक रजिस्टर है 10 ओम का और एक आइडियल इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखिए सीरीज में लिखा हुआ है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स लगा वो 20 वोल्ट का है। तो ये बोल रहा है कि इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करें। तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब भी डीसी सोर्स लगा होता है तो जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और यदि कैपेसिटर लगा डीसी सोर्स के अक्रॉस तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। और यदि ये इंडक्टर है और ये लगा है तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो मतलब शॉर्ट सर्किट को ऐसे ऐसे दर्शाते हैं शॉर्ट को, ठीक है। मतलब एक सिंगल वायर से दर्शाते हैं और इसको ओपन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटर ओपन होता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है। तो देखिए जब ये डीसी है, यहाँ डीसी अप्लाई किए हमने, तो देखिए डीसी अप्लाई किए तो इंडक्टर यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ये देखिए। और अब जब ये इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो अब हम इसके अक्रॉस करंट निकाल देंगे। तो आई सिंपली क्या निकल जाएगी, वी बाई आर। और वी कितना है यहाँ पे वोल्टेज, ये 20 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है हमारा ये है 10। तो जो हमारी करंट आएगी वो 2 एम्पियर आएगी। तो आपको मैं बता दूं, देखिए डीसी सोर्स में होता क्या है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी डीसी में वो जीरो होती है। और फ्रीक्वेंसी जीरो होती है क्योंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल जे ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा को हम जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो जो एक्सएल है वो जीरो आ जाएगा, इसलिए शॉर्ट कहलाएगा। सेकंड केस यदि हम कैपेसिटर की बात करें तो हमारी फ्रिक्वेंसी डीसी में जीरो होती है, तो हम यहाँ जीरो रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट कोई चीज़ होती है तो वो होती है ओपन सर्किट होती है। कोई चीज़ इनफाइनाइट है तो उसे ओपन सर्किट बोला जाता है। रिएक्टेंस यदि इनफाइनाइट है तो उसे ओपन सर्किट, और जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। तो ये यदि इनफाइनाइट है तो ये ओपन हो जाएगा, और एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। तो ये यदि जीरो है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंस यदि जीरो है, सिंपल भाषा में आप समझिए, जो रिएक्टेंस यदि एक्स यदि जीरो है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, एक्स यदि इनफाइनाइट है तो उसे ओपन कर देंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सब इजी क्वेश्चंस है। तो द फॉलोइंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नॉर गेट एंड अ नॉट गेट इज शोन इन फिगर, इक्विवेलेंट सर्किट इज इन। तो देखिए सर्किट बनाया उनने नॉर गेट का और उसके नॉट गेट उसको फॉलो कर रहा है। तो उनने हमसे ये पूछा है कि सर्किट बिहेव कैसे करेगा। तो सिंपल ये क्वेश्चंस, देखिए ये नॉर है तो नॉर क्या होता है, उस किसी जो हमारी दो इनपुट है उनको जोड़ता है और देन उसका बार करता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे उनने बार कर दिया। फिर उनने नॉट गेट कनेक्ट किया, ये देखिए ये नॉट गेट है। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे गेट पहचानने आना चाहिए कि कौन सा गेट है। देखिए इसके इनपुट जो है दोनों कॉमन है, ठीक है। जनरली ये जो बना है ये नैंड गेट होता है, ठीक है, जब दो इनपुट होते हैं। लेकिन इन्हीं इनपुट को यदि शॉर्ट कर दिया जाए तो यही गेट हमारा नॉट गेट बन जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ये चीज़ें। तो नॉट गेट क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ए प्लस बी का होल बार, देन अगेन नॉट करेंगे तो उसका बार। तो ये फाइनली आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि दो बार यदि बार है तो वो हट जाएगा और सिंपली ए प्लस बी बचेगा। और ये ए प्लस बी सिंपली रिप्रेजेंट करता है और गेट को। तो आप ये समझ सकते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये पहले नॉर है, यहाँ पे नॉर गेट है तो ए प्लस बी का बार हो गया। देन नॉट कनेक्टेड है तो उसके लिए एक और बार लगाया हमने, और जो दोनों बार है आपस में ये हट जाएंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और वो कहलाएगा और गेट। क्योंकि और गेट यदि हम सर्किट बनाएं तो इस टाइप से बनता है और गेट्स। तो ये ए और ये बी है तो ये आउटपुट ए प्लस बी हो जाता है। और गेट सिंपली दो इनपुट को जोड़ता है। अब आइए आगे आते हैं।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस, ये सब SI के क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अ पी एन डायोड ऑफ अ मटेरियल विथ अ बैंड गैप ऑफ 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इज। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी पूछा है इनने, और इन्हें ना बैंड गैप दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस गलत दिया हुआ है, तो मैंने इसका करेक्ट लिखा हूँ। ये जो एनर्जी गैप है, ये 0.2 ना होकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये क्वेश्चंस उनने गलत प्रिंट किया था, तो आप ये चीज़ें करेक्ट कर लीजिएगा। देन अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है एनर्जी गैप जो होता है, हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, 1.24 अपॉन लैम्डा होता है। ये हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है। और जो वेवलेंथ जो हमारा, यदि हम Eg को यहाँ पे ले जा ले और लैम्डा को यहाँ पे ले जा ले, तो लैम्डा की Eg की जगह हमने वैल्यू रख दी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.24 ये जो होता है ऊपर वाला, इससे 2 को डिवाइड किए तो 0.62 माइक्रोमीटर। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है, वो माइक्रोमीटर में होती है। फिर हम आते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एफ बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और लैम्डा जो होती है वेवलेंथ होती है। अभी हमने यहाँ से निकाला है, तो ये यहाँ पुट करेंगे, तो ये आएगा अप्रॉक्सी 4.84 इंटू 10⁻+14। तो देखिए जो ऑप्शंस है, उसके 4 ऑप्शन दिए थे उसमें, तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन था, मतलब इसके नियरली वाला, वो था 5 इंटू 10⁻14। देखिए यदि 0.2 यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो इसकी जो पावर होती है ये 13 आती है, तो जो एक भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रही थी। तो आप ये चीज़ें करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें जो व्यापम का जो पेपर रहता है SI, उसमें ये चीज़ें गलत दी है। आइए अब आगे आते हैं। एक इनने क्वेश्चन पूछा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन मेटल एंड इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, कि ये क्या इंक्रीज़ करता है यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा मेटल पे, और उसकी फ्रिक्वेंसी यदि हम बढ़ाएंगे ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये क्या इंक्रीज़ करेगा। देखो, ये कोई मटेरियल है, ये मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन या लाइट उस पे, उस मटेरियल पे, उस मेटल पे गिरती है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मौजूद है, वो लाइट आएगा तो एनर्जी गेन करेंगे ऑब्वियसली, और देन उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे हम, तो इनकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी मतलब इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी गेन करने के बाद उनके में स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी। तो ये एनर्जी गेन करेंगे, फोटोन एनर्जी बढ़ जाएगी इनमें, तो ये फास्टली मूव करने लगेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं मूव करना, मतलब फास्टली कोई चीज़ भागना, मतलब उसे वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है। अब इन्होंने पूछा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, उसमें क्या सेम होता है। तो मैंने आपको जब लेक्चर ये पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि बात करें तो यहाँ करंट फ्लो करवाएंगे, तो ये जो करंट जाएगी सारे रजिस्टर से, ये सेम रहेगी। आप देख सकते हैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। और मैंने आपको बताया था जब रजिस्टर यदि पैरेलल में जुड़े हो, देखिए ये रजिस्टर तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो जो वोल्टेज होगा यहाँ का वो सेम होगा। इसके अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट होगा। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो है, इन्होंने पूछा है कि जो कौन सी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या करता है, वो सोलर एनर्जी को सनलाइट लेता है यहाँ से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो पानी होता है उसकी सहायता से ये C6H12O6 बनाता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। और प्लस ये जो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। तो हमने देखा है लाइट जो सन से आता है और क्लोरोफिल जो उनमें पाया जाता है, तो उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये जो ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये शुगर बना देते हैं। तो ये एक केमिकल फार्मूला है। तो फोटोसिंथेसिस आप याद रखिएगा, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब सोलर सेल क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और ये सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये सन एनर्जी को
इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है सोलर सेल्स, और यहाँ पे जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 वाट 100 वाट, एक बल्ब है 100 वाट का है, और जो है 12 आवर में वो कितनी जो है एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो देखिए हमें पता है पावर जो होता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है, और हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई विद टाइम। और इसके लिए एक और फार्मूला होता है, पावर को हम वी भी लिखते हैं, VI/T। तो जो एनर्जी हो जाएगी इसके अक्रॉस, ये वाला फार्मूले हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे क्योंकि पावर भी हमें दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। तो यदि हम ये चीज़ें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे P/T, तो ये 1200 आ जाएगा, और इसको 1.2 किलो वाट भी लिख सकते, किलो आवर भी लिख सकते। तो ये जो है ये इसका आंसर, ये यूनिट आप सुधार लीजिएगा। एनर्जी की यूनिट जो होती है ये होती है जूल होती है। तो ये चीज़ें आप, पावर की यूनिट वाट होती है, तो यहाँ पे जूल आ जाएगा, किलो जूल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो आंसर है 1.2 आ जाएगा इसका। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था कि द करंट थ्रू 1 मिली हेनरी कॉइल ड्रॉप्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 10⁻³ सेकेंड। द EMF डेवलप इन द कॉइल। ये बोल रहा है कि 1 मिली हेनरी का जो इंडक्टर है और उसमें जो कॉइल है, कॉइल मतलब इंडक्टर को कॉइल बोलते हैं, और जो 5 एम्पियर से 3 एम्पियर तक करंट ड्रॉप हो रही है, और जो टाइम ले रहा है वो 10⁻³ मिली सेकेंड ले रहा है। तो EMF पूछा, तो इसके लिए वोल्टेज के लिए और वोल्टेज EMF सेम होता है, तो इसके लिए हम फार्मूला पढ़े थे V = LdI/dt। L हमारा जो इंडक्टर है वो दिया हुआ है, और जो चेंज है, चेंज मैं आपको बताया था चेंज इन करंट, तो वो करंट का चेंज 5 से 3 हो रहा है, मतलब चेंजेस कितना आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, और जो टाइम है वो भी दिया हुआ है। तो अपन हम लोग यहाँ से ये चीज़ें कट करके ये चीज़ें निकाल लेंगे, तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। अब अगला जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज़ मिनिमम 4। देखिए इन्हें क्रिटिकल एंगल जो लाइट का है पूछा है कि ग्लास से एयर में जाएगा तो मिनिमम कब होगा, किस कंडीशन में होगा। तो उन्होंने कलर के ऑप्शंस दिए थे, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें पूछा है। तो देखिए हम ये जो स्पेक्ट्रम होता है इनका, कलर स्पेक्ट्रम जो होता है, हम उनको सीक्वेंस में बढ़ते क्रम में, वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरफ यदि जाएंगे हम इस डायरेक्शन में तो वेवलेंथ हमारी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें होती है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। अब यदि मैं बात करूँ एप्सिलॉन आर जो होता है ग्लास का, तो मैंने आपको लिखाया हुआ था ये 1.5 से 1.9 होता है, और जो ईयर होता है वो उसका अप्रॉक्सी 1 होता है। तो इनका कहना है कि ग्लास टू ईयर लाइट जा रहा है, तो ग्लास टू ईयर के लिए हमने ये बना लिए, और इनकी जो रेंज है वो लिख ली एप्सिलॉन। देखिए ग्लास से ईयर में जा रहा, तो ये ग्लास वाला पहला मीडियम हो जाएगा, तो इसको एप्सिलॉन R1 नाम दिए, और ईयर जो हो जाएगा सेकंड मीडियम हो जाएगा, तो इसको एप्सिलॉन R2 नाम दिए। तो देखिए अब समझने वाली बात यहाँ से आती है। जो क्रिटिकल एंगल होता है उसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 रूट में होता है। तो देखिए फेज वेलोसिटी हमें पता है, फेज वेलोसिटी क्या होती, 3:10⁸ अपॉन रूट में एप्सिलॉन R होता है, और फेज वेलोसिटी लैम्डा एफ भी बोला जाता है। तो ये दोनों बराबर है। तो समझने वाली बात ये है, यदि हम वॉयलेट कलर कंसीडर करते हैं, ये वॉयलेट, इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है इसमें, और सबसे ज़्यादा रेड की होती है। तो सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ कम होगी, तो इसका मतलब जो एप्सिलॉन आर है इसका वो ज़्यादा होगा। तो एप्सिलॉन आर इसका ज़्यादा होगा, तो हम जो इसकी रेंज है ग्लास की, उसमें जो एप्सिलॉन आर ज़्यादा वाली वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, वो है 1.9। ठीक है दोस्तों, अब जो 1.9 जो है ये वैल्यू हो गई एप्सिलॉन R1 की, और यदि हम इसको सॉल्व करते तो ये आता है एंगल जो आता है निकल के एप्सिलॉन R2, तो हमें पता ही है यहाँ से 1 है, हर केस में 1 ही रहेगा ये, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हमारा इस ग्लास हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वेरी करेगी। तो देखिए जो हमारा थीटा सी आएगा इस केस में
वो आएगा 46.50। यदि आप इस चीज़ें सॉल्व करेंगे तो ये 46.50 आता है। अब मैं अपोजिट मान कर लेता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ कि जो वेवलेंथ है हमारी वो इंक्रीज़ कर रही है। रेड कलर में कंसिडर करता हूँ तो रेड में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो जो एप्सिलॉन आर है वो सबसे कम होगा, और मैं सबसे कम वाला एप्सिलॉन आर लेता हूँ तो वो 1.5 कंसिडर करता हूँ। तो मैं फिर उसको इस वाले फार्मूले में पुट करता हूँ। तो यदि मैं 1.5 रखता हूँ तो जो एंगल आता है वो ये एंगल आता है 54.73। कहने का मतलब जब मैंने सबसे कम वेवलेंथ रखी तो जो एंगल आया वो 46.50 आया, मतलब सबसे कम आया। यदि आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है। आप यदि अलग अलग रखेंगे तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इनकी वैल्यू, ये जो है, तो आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू इनके बीच में आएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी 46.50 होगी, मैक्सिमम 54.73 होगी। तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा, जब मिनिमम एंगल क्रिटिकल एंगल की बात होगी। ये देखिए मिनिमम क्रिटिकल एंगल की यदि हम बात करेंगे, ये देखिए, तो जो मिनिमम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो लैम्डा जो होगी वो मिनिमम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने सबसे जो वेवलेंथ, इस देखिए वायलेट के केस में ये वाला जो एंगल है वो निकल के आया क्रिटिकल एंगल। तो वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम थी तो उसका जो एंगल भी सबसे कम आया, और रेड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी तो उसका जो एंगल है क्रिटिकल एंगल वो सबसे ज़्यादा आया। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो वेवलेंथ यदि कम होगी तो क्रिटिकल एंगल भी कम होगा, मतलब मिनिमम होगा। यदि वेवलेंथ यदि ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। तो उनका क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो मिनिमम जो होगी वेवलेंथ वो किसकी होगी, तो वायलेट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम, एक और क्वेश्चन है कि टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर है सेम मटेरियल के बने हैं, हैविंग सेम वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उनके बीच का वो रेशो दिया उसका 1:3। इफ़ द थिकर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, जो मोटा वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। तो मोटा वायर है तो आप समझिए, मोटा वायर है तो ऑब्वियसली उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि जो मोटा वायर होगा, थिकर वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब उसका एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि वायर मोटा है तो ऑब्वियसली एरिया भी ज़्यादा होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, तो वो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होगा। सिंपली कहने का मतलब मैं बताऊं कि जो आर रेजिस्टेंस है, यदि आर रेजिस्टेंस उन्होंने पूछा है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा इसका वो R1 + R2 होगा, ठीक है। और जो एरिया का रेशो इनने दिया है A1/A2 जो दिया है वो 1:3 दिया है, मतलब जो पहले रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर का जो रेशो है एरिया का 1:3 है। तो आर इक्विवेलेंट इनने पूछा है रेजिस्टेंस का, यदि सीरीज में इनने रेजिस्टेंस दिया तो सीरीज में रेजिस्टेंस तो जुड़ जाते हैं आर इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। अब R1 क्या होता है, R1 होता है ρL1/A1, R2 होता है ρL2/A2, और हम यदि R1/R2 करेंगे तो यह जाएगा ρL1/A1 ρL2/A2। तो अब रो से रो यहाँ कट जाएगा तो A2/A1 आएगा, L1/L2 आएगा। तो देखिए, तो इनने जो हमें बताया दोस्तों, यहाँ पे बताया है कि वॉल्यूम जो हमारा कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब जो V1 है रेजिस्टेंस का वो V2 होगा, जो सेकंड रेजिस्टेंस का वॉल्यूम वो कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है V1 जो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है और V2 एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया इंटू लेंथ 1 और एरिया इंटू लेंथ 2, मतलब A1 L1 A2 L2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि V1 बराबर V2 है। तो देखिए अब यहाँ से हमने A1 को इधर ट्रांसफ़र किए और L2 को इधर ट्रांसफ़र किए, तो A2/A1 क्या निकल के जाएगा L1/L2। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है A1/A2 1:3 है, तो A2/A1 क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, और ये से इक्वलेंट हो जाएगा L1/L2 के। तो देखिए, तो L1/L2 की भी वैल्यू आ गई हमें और एरिया की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रख देते हैं हम सारी वैल्यू। A2/A1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जो वॉल्यूम कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में हमने ये निकाला है कि जो L1/L2 होगा वो भी 3:1 होगा, मतलब ये जो रेशो होगा 3:1 आ जाएगा। तो यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। जो थिकर रेजिस्टेंस है, जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि 1:3 का रेशो दिया है उन्होंने, तो 3 जो है ज़्यादा है, मतलब सेकंड का जो एरिया है वो ज़्यादा है,
तो जो सेकंड का रेजिस्टेंस भी जो उनने एरिया ज़्यादा बताया, तो मतलब जो रेजिस्टेंस दिया उनने थिकर रेजिस्टेंस वो सेकंड का दिया है, मतलब R2 की वैल्यू उनने 20 ओम दी है। तो 20 ओम यहाँ रखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 180 ओम आ जाएगा और 180 ओम R1 आ जाएगा। R2 हमें क्योंकि थिकर रेजिस्टेंस है ये तो पता है हमें, थिकर रेजिस्टेंस R2 होगा क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर यदि जोड़ेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। बस अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़, ये दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम फॉर अ रे गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर। तो उन्होंने पूछा क्रिटिकल एंगल पूछा है, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट दी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन रूट एप्सिलॉन आर होता है। तो उन्होंने जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 1.5 दी हुई। कहने का मतलब यदि 1.5 यदि हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ रूट में 4 ये हो जाएगा 2 और 3 को यदि 2 से हम काटेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10⁸ आ जाएगी, ये और ये दोनों सेम हो जा रही है। तो कहने का मतलब इस केस में जब हमारी वेलोसिटी ये गिवन हुई है तो उस केस में जो हमारा एप्सिलॉन आर है वो 4 है, ये हिडन करके दिया है, ये चीज़ें हमें समझनी है। मान लीजिए यहाँ पे ये वेलोसिटी 1 दी होती, 1:10⁸ दी होती, तो हम एप्सिलॉन आर कितना कंसिडर करते, 9 करते, क्योंकि 9 का रूट करते तो 3 आ जाता और ये 3 से फिर ये 3 कटता, तो फिर फाइनली ये चीज़ें आ जाती 1:10⁸। अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझने की, बहुत ही लॉजिक, छोटा सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो हमने एप्सिलॉन आर मतलब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हमने एप्सिलॉन आर 4 कंसिडर कर ली। तो देखिए एक मीडियम 1 है, कोई भी मीडियम मान ले हम, उससे जो रे है एयर में जा रही है, तो मीडियम जो है उसका हमने यदि परमिटिविटी निकाले तो एप्सिलॉन आर 1, क्योंकि मीडियम पहला मीडियम है और जिसमें जा रही है उसे दूसरी मीडियम बोलेंगे, तो एप्सिलॉन R2 एयर है, एयर का परमिटिविटी हमें पता होती है। और यहाँ पे हमने इस केस में मीडियम की निकाल ली है, जो मीडियम वहाँ की परमिटिविटी 4 है। और हमें पता है जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स रूट में एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 होता है, R2 अपॉन 1, तो जो 2 है उसकी जो परमिटिविटी है वो है 1 और जो 1 एप्सिलॉन R1 है वो है 4। इनको हम सॉल्व करेंगे 1/√4 को, तो 1/2 आता है और साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो जो एंगल आएगा क्रिटिकल एंगल वो हमारा 30 आएगा। देखिए न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं है, आप थोड़ा अच्छे से दिमाग से सोचिए तो सारी चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा, थोड़ा सा आपको तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अंत में। अ पीस ऑफ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट देन देयर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए एक रजिस्टर है, उन्होंने कहा कि आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर पूछा है, द रेशो ऑफ आर डैश अपॉन आर। तो देखिए ये चीज़ें इनने पूछी है, तो आर डैश अपॉन आर पूछा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे ये चीज़ें। देखिए ये कोई रजिस्टर है, ठीक है। अब रजिस्टर होता है तो रजिस्टर में यदि हम एरिया के टर्म से बात करें तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और यदि हम इसको एक रजिस्टर को 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ये 6 टुकड़े हैं, तो कहने का मतलब इसका एरिया डिवाइड होगा, ठीक है। तो एरिया हमारा जो होगा वो यदि आर इक्विवेलेंट को हम 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो R/6 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 ये टोटल 6 जाएंगे। फिर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, R/6 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 R/6, ठीक है। और फिर यदि इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता है यदि आर डैश यहाँ निकालेंगे इसके अक्रॉस तो 1 अपॉन जो आर डैश होगा वो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ऐसे सारे रजिस्टर को करेंगे तो 6 के 6 रजिस्टर आ जाएंगे। फिर जो 6 है सभी के इसमें ऊपर ले जाएंगे तो 6/R 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 आ जाएगा, क्योंकि इनका जो LCM है वो सेम है, तो ऊपर वाले जो 6 है वो सारी चीज़ें जुड़ जाएगी, 36 आ जाएगा। और यदि हम 36 को इस तरफ ले जाएंगे और आर डैश को इस तरफ ले जाएंगे तो आर डैश अपॉन आर जो होगा हमारा 1/36 आ जाएगा, और जो आंसर हमारा फाइनली 1/36 आ जाएगा। तो देखिए इनने जो रजिस्टर है उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब जो एरिया है वो जो हमारा एरिया है उसका रेजिस्टेंस का वो 6 गुना हो जा रहा है बार बार।
मतलब कहने का मतलब ये है, रजिस्टर देखिए एक रजिस्टर है, अब इसको आप एक रजिस्टर है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखिए ये R/2 R/2 हो जाएगा। यदि आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो R/3 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 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनने 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो रेजिस्टेंस 6 पार्ट में यदि डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली R/6 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 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों फिजिक्स के। मैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये तो खैर फिलहाल ये प्रीवियस ईयर के व्यापम के क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, अब आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए इसमें ये कह रहा है कि यदि A.B का मॉड और A×B का मॉड यदि इक्वल हो तो देन जो थीटा आएगा, एंगल आएगा, वो कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं A.B जो होता है AB cos थीटा होता है, और A×B जो होता है उसे हम AB sin थीटा लिखते हैं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें cos थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा आता है। ये नॉर्मल फार्मूला होता है, सभी को याद होता है। यदि आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए अब इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका मॉड ले रहे हैं, तो मॉड अलग अलग सेपरेट करेंगे तो मॉड A मॉड B cos थीटा जाएगा, और यहाँ पे मॉड A मॉड B sin थीटा जाएगा। तो ये जो मॉड A से ये मॉड A कट जाएगा, ये मॉड B से ये मॉड B कट जाएगा। अब देखिए या तो साइन, जब कॉस को हम इधर ले जाएंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा, या तो हम यदि साइन को इधर ले जाएंगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि एक को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो दूसरी तरफ सिर्फ 1 बचेगा। तो हम किसी भी कंडीशन में देखेंगे, चाहे कॉट थीटा है चाहे टेन थीटा है, तो जो हमारा एंगल रहेगा वो 45 ही रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है और टेन 45 की भी वैल्यू 1 होती है, तो दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में जो हमारा एंगल आएगा थीटा वो 45 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चंस व्यापम का एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। तो देखिए इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, A.B निकालने को आ जाएगा आपको, तो आपको थीटा दे दिया जाएगा और ये B की वैल्यू दे दी जाएगी। तो आप उस केस में जो एंगल है, यदि आपको कॉस और साइन का टेबल याद है तो आप ये चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। आप यदि कॉस और साइन और टेन की यदि टेबल याद नहीं है आपको, अलग अलग एंगल पे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री पे, तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस थोड़े छोटे ही आएंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल आएंगे, और आप यदि आसानी से यदि थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें बन जाएगी। एक और क्वेश्चन जो आया था उसमें ये था, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है। विथ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व इज गिवन। बोलो। तो देखिए ऑप्शन में 4 कर्व दिए थे। इनका कहना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो r के रिस्पेक्ट में कर्व कैसा बनेगा, क्योंकि कोई करंट कैरिंग वायर है और r डिस्टेंस से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है। तो देखिए मैंने यदि आपको प्रीवियस लेक्चर यदि आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, हमने बायो सेवर्ट लॉ डिस्कस किए थे तो उसमें बताए थे, और एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैंने डेरिवेशन बताया था। तो उसमें मैंने बताया था H की जो वैल्यू होती है वो आइडियल क्रॉस AR/4πr² होता है। यहाँ म्यू मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो क्योंकि B इक्वल टू म्यू एच होता है, B इक्वल टू म्यू एच होता है, हम H की वैल्यू रखेंगे बायो सेवर्ट लॉ से, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी H की। तो जो हमारा जो डेरिवेशन आएगा वो ये आएगा, आइडियल क्रॉस AR/4πr²। तो यदि आप SI का पेपर देखोगे तो उसमें जो चारों ऑप्शन दिए थे उसमें जो कर्व था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मतलब कभी ऐसा कर्व था कभी ऐसा कर्व था। ठीक है, मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ किस टाइप के कर्व थे। देखिए वहाँ पे जो दिया गया था, कुछ कर्व ऐसे ही दिए होते, कुछ कर्व ऐसे दिए होंगे, ठीक है, और कुछ समझ लीजिए ऐसे दिए होंगे, जो भी दिया होगा। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ एक ही कर्व दिया था, ये वाला। ठीक है, तो आप अच्छे से देखेंगे यदि डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जो आर है तो ये बढ़ाएंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी ऑब्वियसली। तो ये जो कर्व बनेगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही तो बनेगा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आए, आप यदि आप डेरिवेशन अच्छे से याद कर लीजिए, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप रिलेशनशिप डेरिवेशन से देखिएगा, यदि ऊपर रहेगा, जैसे आर ऊपर रहता सपोज डेरिवेशन में हमारा, तो यही चीज़ें इंक्रीज़ करती, और वो ऑप्शंस आपको ऐसे देंगे
कि आप आसानी से पहचान जाओगे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये मैंने एक बुक से उठाया था। तो इसमें ये वोल्टेज सोर्स है, ये 2 रजिस्टर है। अब हमें 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैं इस वाले जो रजिस्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मैं इस रजिस्टर को ये इस टाइप से बना लिया, रीअरेंज करके इस टाइप से लिख लिया है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप यहाँ लिखे हो ये तो यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे कैसे आ गया, क्योंकि इस सर कहीं जो रजिस्टर होता है हम कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्योंकि ये जो वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो ब्रांच है, ठीक, और ये जो पूरी ब्रांच है, ये जो, तो ये वाली ब्रांच ये वोल्टेज के जो वोल्टेज सोर्स लगा उसके पैरेलल है, और ये वाली पूरी ब्रांच ये भी जो वोल्टेज सोर्स लगा उसके पैरेलल है। तो देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज सेम होता है, मैं जो लेक्चर प्रीवियस डिस्कस किया था उसमें बताया भी था कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी 5 ओम के अक्रॉस ये भी 10 वोल्ट होगा। तो यदि हमें इसके अक्रॉस पूछा, उनने 5 ओम के अक्रॉस पूछा रजिस्टर की करंट कितनी होगी, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 10/5, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस का वो 10 वोल्ट का है। तो 10/5 बराबर 2 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन से बनाता हूँ इसके अक्रॉस करंट निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज कितना है, क्योंकि पैरेलल में है तो 10 वोल्ट हो जाता, यहाँ से यहाँ तक का 10 वोल्ट हो जाता। तो यदि करंट निकालने का आता 2 ओम के अक्रॉस, तो मैं सीधे क्या करता 10/2, क्योंकि आई जो होता है V/R होता है। तो हमारा जो करंट आ जाती है वो 5 एम्पियर आ जाती है। तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये बन सकती है कि मैं इसमें और कोई 5 ओम का रजिस्टर ऐड कर दूँ, या मान लीजिए मैं इसमें 10 ओम का रजिस्टर और ऐड कर दूँ। ठीक है, अच्छे से मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए मैं मान लो यहाँ पे इसके साथ साथ 5 ओम के साथ और मैं 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि जो करंट होगी 10 ओम के अक्रॉस, ये 10 ओम जो लगाया हूँ मैंने इसके सीरीज में, देखिए सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ करंट आ रही है ना, और वो करंट इस तरफ भी चली गई इस तरफ भी चली गई, मतलब वो डिवाइड हो गई 2 पार्ट में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि करंट जो ब्रांचेस है ये दोनों आपस में वो पैरेलल में है। ठीक है, सपोज़ यही ब्रांच मैं इसको ऐसे करके एक्सटेंड करके ऐसा लिखता, और ये जो होता ऐसे, और इस तरफ से मेरी करंट आ रही है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाती। तो ये जो ब्रांच है, ये जो कनेक्टेड है, ये वाली जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली इस पूरी ब्रांच के पैरेलल हो जाती है यहाँ तक। ठीक है, अब लेकिन यहाँ की बात करें हम, इस जो सर्किट में यहाँ की बात करें, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे यदि जो बात करेंगे तो ये रजिस्टर आपस में सीरीज में होंगे। क्यों सीरीज में होंगे, क्योंकि जो करंट हो रही है वो डिवाइड नहीं हो रही, सेम ही करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब डिवीज़न होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आ रही है आई, ठीक है, तो वो इधर जाएगी आई वन कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इस तरफ जाएगी I2, तो ये डिवाइड हो जा रही है। लेकिन यदि I2 जो है, अब देखिए यहाँ 10 ओम का मैंने लगाया हूँ रजिस्टर, तो I2 5 ओम में भी I2 फ्लो होगी और 10 ओम में भी I2 फ्लो होगी। ठीक है, और ये I2 वापस इधर आएगी और I1 यहाँ से नीचे आएगी, I2 इस तरफ से आएगी, और वापस से जब इधर जाएगी ये, तो वापस से ये I बन जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको समझने के लिए बता रहा था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 10 ओम का यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया और इसके अक्रॉस मुझे करंट निकालनी थी। तो सिंपली क्या करता मैं, ये जो 10 वोल्ट है ये हो जाता यहाँ से यहाँ तक के पैरेलल। ठीक है, सेम हो जाता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भी वोल्टेज जो 10 वोल्ट होता, और यहाँ से जो ब्रांच कनेक्टेड है यहाँ तक का भी पूरा वोल्टेज 10 होता। ठीक है, तो मैं इस ब्रांच में यहाँ मान लीजिए मैंने इसको I1 नाम दे देता करंट को। ठीक है, तो यहाँ की जो करंट आती वो आती टोटल वोल्टेज, मतलब 10 अपॉन R इक्विवेलेंट बोले तो
टोटल रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में है तो 5 + 10, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये 5 ओम और जो मैंने 10 ओम यहाँ कनेक्ट किया हूँ ये आपस में क्या है, सीरीज में है, तो ये जुड़ जाता, तो ये आ जाता 10/15 आ जाता, ठीक है। अब 10/15 जो आता, वो जो करंट आती वो पूरी ब्रांच की आती, लेकिन ये यहाँ पे करंट इसकी भी जो आती करंट वो 10/15 एम्पियर आ जाती, लेकिन यदि वो वोल्टेज पूछ लेता 10 ओम के अक्रॉस, तो मैं क्या करता, जो करंट आई है उसमें जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है, मान लो 10 ओम के अक्रॉस वो करंट वो वोल्टेज पूछा है मैं, तो मैं यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। सपोज़ कि वो मुझे पूछता कि जो 5 ओम है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो मैं यहाँ 10 का मल्टीप्लाई ना करके यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करता, क्योंकि जो करंट फ्लो होगी यहाँ से, जो भी करंट आएगी I1 उसकी जो वैल्यू होगी उसी रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करके उसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में ना आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जब आगे और एक और वीडियो बनाऊंगा तब मैं ये सारे जो नेटवर्क वाले क्वेश्चन है, सीरीज वोल्टेज पैरेलल वाले, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।